हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 15 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो या फिर कोई अन्य वनडे एग्जाम हो आपका, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, हाल ही में थानिया नाथन सी किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी हैं? तो यह भी बनी है आपका केरल राज्य की। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश जो कि हैं थानिया नाथन सी बनी हैं, और 24 वर्षीय थानिया ने वर्ष 2025 में आयोजित केरल न्यायिक सेवा परीक्षा में बेंचमार्क दिव्यांग श्रेणी में अभी क्या किया है, टॉप किया है। और वह कन्नूर की क्या है, निवासी हैं। और बात करते हैं केरल राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर और मुख्यमंत्री यहाँ के पी विजयन। चलिए बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो अभी मणिपुर की पहली महिला उप मुख्यमंत्री बनी थी निमचा किपगेन, और अगली है इसमें महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री जो कि बनी थी अभी सुनेत्रा पवार जी, और अगले हैं इसमें रुद्र सशक्त हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला पायलट बनी थी अभी हंसजा शर्मा। और अगला है गणतंत्र दिवस 2026 में सीआरपीएफ की पुरुष टुकड़ी को लीड करने वाली पहली महिला बनी थी सिमरन बालाजी। और अगला है साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी अभी काम्या कार्तिकेयन जो कि कहाँ की है, मुंबई महाराष्ट्र की हैं। और अगला है इसमें प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी संगीता बरुआ जी। और अगला है इसमें आरपीएफ यानी कि रेलवे पुलिस फोर्स की पहली महिला महानिदेशक बनी थी सोनाली मिश्रा जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में किसे चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह सम्मान अभी प्रदान किया जाएगा डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ये हैं आपके डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और ये हैं डॉक्टर आर वेंकटेश जी। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार 2026 से डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को वाशिंगटन डीसी जो कि कहाँ है, अमेरिका में है, वहाँ सम्मानित किया जाएगा। और इन दोनों का संबंध है पुडुचेरी से। और यह सम्मान वैश्विक स्तर पर मोतियाबिंद के उपचार में असाधारण मानवीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। अब बात करते हैं चांग क्रेंडल मानवीय पुरस्कार के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है वर्ष 2017 में, और इसके संस्थापक थे डेविड और विक्टोरिया चांग। और यह प्रदान किया जाता है ASCRS फाउंडेशन द्वारा, जो कि कहाँ की फाउंडेशन है, अमेरिका की फाउंडेशन है। और यह मोतियाबिंद के उपचार में असाधारण मानवीय योगदान हेतु प्रदान किया जाता है। और नेत्रों के अध्ययन को कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण पुरस्कार की जो वर्ष 2025 में दिए गए हैं। तो इसमें पहला है ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड पाने वाले प्रथम एशियाई भी बने थे अनंत अंबानी, जो कि मुकेश अंबानी के छोटे बेटे हैं। और अगला है इसमें पेटा इंडिया द्वारा वर्ष 2025 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया था रवीना टंडन को। अगला है प्रथम फीफा शांति पुरस्कार जो कि मिला था अभी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को। अगला है इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद पुरस्कार वर्ष 2025, यह दिया गया था शिक्षाविद मोहम्मद लतीफ़ खान को। अगला है भारत का सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार जिसे कहा जाता है विज्ञान रत्न, यह दिया गया था मरणोपरांत जयंत विष्णु नार्लिकर जी को। और अगला है इसमें इजराइल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान इजराइल शांति पुरस्कार से सम्मानित भी किया जाएगा अमेरिकी राष्ट्रपति किसे, डोनाल्ड ट्रंप को। और अगला है इसमें संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार वर्ष 2025 का, यह मिला था वर्षा देश पांडे जी को, जो कि कहाँ की हैं, महाराष्ट्र की हैं। चलिए, और अगला है इसमें कैंटर आर मिलर अवार्ड जो कि प्रदान किया जाता है IUCN द्वारा, और यह मिला था सोनाली घोष जी को। और यह अवार्ड पाने वाली यह भारत की पहली महिला भी बनी थी। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के पहले म्यूजिकल रोड का अनावरण कहाँ किया गया है? तो इसका अनावरण अभी किया गया है आपका मुंबई शहर में। चलिए जानते हैं इस रोड के बारे में।
तो हाल ही में भारत का पहला म्यूजिकल रोड मुंबई के कोस्टल रोड पर बनाया गया है और यह रोड नरीमन पॉइंट से बर्ली के बीच 500 मीटर लंबा है, जिसे अभी हाल ही में शुरू कर दिया गया है। और इस रोड पर 70 से 80 किलोमीटर घंटा की गति से गाड़ी चलाने पर टायरों की रगड़ से क्या होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, जो स्लम डॉग मिलियनेयर फिल्म का मशहूर गाना जो कि कौन सा है, जय हो जैसा सुनाई देता है। और इसे हंगेरियन विशेषज्ञों की मदद से 6.21 करोड़ की लागत से बनाया गया है और इसका उद्देश्य है गाड़ी की स्पीड को नियंत्रित रखना और ड्राइविंग को आरामदायक बनाना। और विश्व का पहला जो म्यूजिकल रोड था वह बनाया गया था अक्टूबर 1995 में, कहाँ, डेनमार्क के गिलिंग में। ठीक है। और बात आई यहाँ महाराष्ट्र राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है मुंबई और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लेने वाले हैं? तो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं तारिक रहमान, जो कि आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में बांग्लादेश नेशनल पार्टी ने वर्ष 2026 में हुए आम चुनाव में बहुमत हासिल किया है और यह पार्टी बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिद जिया की है, जो बांग्लादेश की क्या थी, पहली महिला प्रधानमंत्री रही थी। और तारिक रहमान जो कि क्या हैं, खालिद जिया के बेटे हैं, इस पार्टी के क्या हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं और अब बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री भी यह बनने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं तारिक रहमान के बारे में। तो यह वर्ष 2008 से वर्ष 2024 तक लंदन में निर्वासित रहे, क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और कई मामलों में आपराधिक मामले दर्ज थे। और वर्ष 2024 में शेख हसीना की आवामी लीग सरकार के पतन होने के बाद उन पर लगे सभी आरोप क्या कर दिए, हटा दिए गए। और अभी तक बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री थे मोहम्मद यूनुस। ठीक है, चलिए बात करते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और यहाँ की मुद्रा का नाम है टका और प्रधानमंत्री थे यहाँ अभी तक मोहम्मद यूनुस और यहाँ के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शाहबुद्दीन। और बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो बांग्लादेश का पुराना नाम था ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान से अलग होकर 1971 में बांग्लादेश का क्या हुआ था, निर्माण हुआ था। और भारत सर्वाधिक पड़ोसी देशों में सीमा बांग्लादेश के साथ क्या करता है, साझा करता है। और भारत के 5 राज्य जो कि पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम क्या करते हैं, बांग्लादेश का साथ सीमा साझा करते हैं। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है? तो यह योजना अभी शुरू की गई है आपका केरल राज्य सरकार द्वारा। चलिए जानते हैं इस योजना के बारे में। तो हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा राज्य की महिलाओं हेतु स्त्री सुरक्षा योजना शुरू की गई है और इसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर, बेरोजगार और ट्रांसजेंडर महिलाओं को 1000 रुपये प्रति माह की वित्तीय सहायता प्रदान करना। और इन महिलाओं की उम्र 35 से 60 वर्ष तक की होनी चाहिए। ठीक है, तभी उनको क्या मिलेगा, 1000 रुपये प्रति माह मिलेगा। और बात करते हैं केरल राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम और राज्यपाल हैं यहाँ के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर और मुख्यमंत्री हैं पी विजयन। चलिए इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए बात करते हैं पहले हाल ही में जारी की गई कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में। तो इसमें पहला है मुख्यमंत्री ग्रामोत्थान योजना, जो कि अभी शुरू की गई थी गुजरात राज्य सरकार द्वारा। और इसमें अगला है बांग्ला युवा साथी योजना, जो कि अभी हाल ही में शुरू की गई थी पश्चिम बंगाल द्वारा। अगला है ग्रीन टू गोल्ड पहल, यह शुरू की गई थी हिमाचल प्रदेश द्वारा। और अगला है अक्का पड़े योजना, जो कि शुरू की गई थी कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा। अगला है इसमें आमे पड़ीबा आमा भाषारी योजना, जो कि शुरू की गई थी उड़ीसा राज्य सरकार द्वारा। और इसमें अंतिम है पढ़ाई विद AI पहल। ठीक है, यह शुरू किया गया था अभी हिमाचल प्रदेश द्वारा। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में PMO यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय को साउथ ब्लॉक से किस नए परिसर में स्थानांतरित किया गया है? तो यह भी स्थानांतरित किया गया है आपका सेवा तीर्थ में। चलिए जानते हैं इसके बारे में।
तो हाल ही में पीएमओ को एक नई बिल्डिंग में शिफ्ट कर दिया गया है और इसी बिल्डिंग का नाम है सेवा तीर्थ। और अभी तक मंत्रालय अलग अलग स्थान पर होने से आपसी तालमेल में देरी और खर्च बढ़ता था, इसीलिए अब सभी को एकीकृत परिसर में क्या कर दिया गया है, स्थापित कर दिया गया है। और सेवा तीर्थ वह पावर सेंटर है, ठीक है, ये पावर नहीं पावर है, पावर सेंटर है जहां सबसे महत्वपूर्ण क्या होंगे, ऑफिस होंगे, जैसे पीएम ऑफिस, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और कैबिनेट सचिवालय, ठीक है। इसी परिसर में दूसरी बिल्डिंग है जिनके नाम हैं कर्तव्य भवन फर्स्ट और सेकंड। और सेवा तीर्थ का पहला नाम एग्जीक्यूटिव एनक्लेव रखा गया था, परंतु दिसंबर 2025 में इसका नाम बदलकर सेवा तीर्थ रखा गया है, ठीक है। और इसे L&T कंपनी ने बनाया है और इसको बनाने में अभी जो लागत आई है वो है 1189 करोड़ रुपए। चलिए और देखते हैं थोड़ा इसके बारे में। तो यह सेवा तीर्थ और कर्तव्य भवन सेंट्रल प्रोजेक्ट है जिसका नाम है विस्टा, इसका हिस्सा है। और इसी प्रोजेक्ट के तहत नया संसद भवन और कर्तव्य पथ बनाए गए थे। और कर्तव्य भवन के दोनों तरफ के इलाके को सेंट्रल विस्टा कहते हैं। और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक सभी इमारतों का रीडेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन क्या है, शामिल हैं। और सेवा तीर्थ की दीवार पर नागरिक देवो भव लिखा है, यानी कि नागरिक क्या है, देवता के समान है। और चलिए बात करते हैं महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो देश भर के राज्यपालों के आधिकारिक आवासों जो कि जाने जाते थे पहले राजभवन के नाम से, इनका नाम बदलकर अभी किया गया लोक भवन। और राजपथ का नाम बदलकर किया गया था कर्तव्य पथ, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है आपका बहरीन में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत ने कंबाइंड टास्क फोर्स 154 की पहली बार कमान संभाली है और इसका मुख्यालय बहरीन में है, ठीक है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने पहली बार इस बहुराष्ट्रीय फोर्स का क्या कर रही है, भी नेतृत्व कर रही है। और इन्होंने इटली की नौसेना से यह क्या की है, कमान संभाली है। और कंबाइंड टास्क फोर्स 154 है, देखो क्या है, यह 47 देशों का क्या है, एक समूह है। और इसका उद्देश्य है समुद्री सुरक्षा बढ़ाना और सहयोगी देशों को प्रशिक्षण देना और हिंद महासागर और आसपास के क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना। और इसकी स्थापना होती है वर्ष 2011 में और इसका मुख्यालय है वर्तमान में मनामा, बहरीन में। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है? तो भारत ने यह कार्यक्रम अभी शुरू किया है आपका नीदरलैंड के साथ। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत ने नीदरलैंड के साथ मिलकर भारत नीदरलैंड हाइड्रोजन फेलोशिप कार्यक्रम अभी शुरू किया है। और ये इस कार्यक्रम के तहत भारतीय वैज्ञानिक, ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक और छात्र नीदरलैंड में जाकर सीखेंगे कि हाइड्रोजन को सुरक्षित तरीके से कैसे स्टोर और क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, ताकि भारत में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल को क्या किया जा सके, बढ़ाया जा सके। और इसका उद्देश्य है भारत को वर्ष 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन का हब बनाना और वर्ष 2070 तक नेट जीरो का लक्ष्य प्राप्त करना। और बात करते हैं राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में। तो यह लॉन्च होता है आपका 4 जनवरी 2023 को और इसका उद्देश्य है ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना और भारत को ग्लोबल क्लीन एनर्जी हब का केंद्र बनाना, ठीक है। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है, T20 विश्व कप में अर्धशतक लगाने वाले पहली भारतीय विकेट कीपर हाल ही में कौन बने हैं? तो यह बने थे अभी आपके ईशान किशन। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं मनोज मुकुंद नरवणे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में मियां अमोर मोटली किस देश की लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी है? तो यह अभी बनी थी आपका बारबाडोस देश की प्रधानमंत्री। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सबसे कम उम्र के पुरुष एनालॉग एस्ट्रोनॉट्स कौन बने हैं? तो यह अभी बने थे आपके आदित्य पांड्या जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें,
हाल ही में थाईलैंड में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये अभी नियुक्त हुए थे आपके पुनीत पटेल जी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश के साथ इन सीटू नामक हवाई अभ्यास किया है? तो भारतीय वायुसेना ने यह अभ्यास किया था आपका थाईलैंड देश के साथ। और आपका होमवर्क का क्वेश्चन है आज का, आपको लिखना है भारतीय वायुसेना के बारे में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 12 फरवरी 2026 को स्वामी दयानंद सरस्वती जी की 202वीं जयंती मनाई गई है। इन्होंने किस संस्था की स्थापना की थी? तो इन्होंने की थी आर्य समाज संस्था की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन किस राज्य में शुरू किया गया है? तो यह भी शुरू किया गया है आपका हिमाचल प्रदेश में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इसमें, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो यह दिवस अभी मनाया गया था 12 फरवरी को। चलिए, तो कल मैंने 2 प्रश्न पूछे थे इसमें, तो उनका आंसर दिया है मीनाक्षी पिलखवाल जी ने। तो इसमें पहला प्रश्न था कि राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इन्होंने आंसर किया है कि प्रत्येक वर्ष 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस श्रीमती सरोजिनी नायडू जी की जयंती पर मनाया जाता है। और इसमें दूसरा प्रश्न था मेरा कि आपको लिखना था श्वेत क्रांति 2.0 किस मंत्रालय द्वारा अभी शुरू किया गया है? तो यह भी शुरू किया गया था सहकारिता मंत्रालय द्वारा। दुग्ध क्षेत्र को मजबूत करने तथा महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए श्वेत क्रांति 2.0 की अभी शुरुआत की गई है और इसका लक्ष्य है अगले 5 वर्षों में दुग्ध सहकारी समिति द्वारा दूध की खरीद में 50% की वृद्धि और वर्ष 2028-29 तक प्रतिदिन दूध संग्रहण को 1007 लाख लीटर बढ़ाना। और श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन और श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी 13 जनवरी 1970 को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के तहत। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया मीनाक्षी जी। तो साथियों, ये थी आज की करंट अफेयर की क्लास और ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।